दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। बिहार में इन दिनों चुनावी दौर चल रहा है। हालांकि 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुकी है। परिणाम कल आ रही है। किस राजनीतिक दल को, गठबंधन आदि को, मतलब किसको, ये कहा नहीं जा सकता है। बहुमत किनको प्राप्त होगी, किनकी सरकार बनेगी, ये चर्चाएं बाद में हम करेंगे। लेकिन दोस्तों इस दौरान मैं भी थोड़ा बिजी हो गया था, जिस वजह से क्लासेस अब्सेंट हो गई। उसकी भरपाई अभी हम करेंगे, चीज़ों को आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन जो इसका मंथली पीडीएफ आएगा वहां पर और भी इसका विस्तृत रूप आपको देखने को मिलेगा। हमेशा की तरह इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संकलन होता है, जो बेसिकली बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। आप धैर्यपूर्वक इस क्लास को देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन आज की क्लास में आपको लगभग यहाँ पर दोगुना से अधिक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। लेकिन उससे पूर्व आपको बता दूं कि पिछले क्लास में एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। यह प्रश्न आपके समक्ष है। प्रश्न को आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है कि प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण, ये 12वां एडिशन है प्रो कबड्डी लीग का। इस 12वें संस्करण का जो खिताब है वो किस टीम ने अपने नाम किया है? बेसिकली यहां पर हमने आपको बताया था कि राइट आंसर होगा दबंग दिल्ली। और दबंग दिल्ली ने किसे हराकर इसे जीता है? तो आप ध्यान रखिए, हालांकि विकल्प में तो नहीं लिखा गया है, लेकिन दबंग दिल्ली ने पुनेरी पलटन को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया। और ये दूसरी बार है जब इस खिताब को अपने नाम किया है। सर्वाधिक बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब पटना पायरेट्स ने अपने नाम किया है। तो इन तमाम बातों की चर्चाएं पिछले क्लास में हमने किया था, और चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और मंथली करंट अफेयर्स की क्लासेस अगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे मंथली नोट्स, मतलब 2 नोट्स आपको मिलता है। एक तो बोर्ड पीडीएफ होता है, जो बोर्ड नोट्स होता है। उसके अतिरिक्त एक प्रिंटेबल रेडी टू प्रिंट पीडीएफ होता है, वो आपको मिलता है। साथ ही पूरे मंथ का बिहार स्पेशल का अलग से, और नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार मिक्स में पूरे मंथ का ऑनलाइन टेस्ट आपको मिल रहा है एप्लीकेशन पे। आप वहां पर जाके इसका लाभ उठा सकते हैं विजेता बैच में। अब सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न चुनाव से ही संबंधित है। कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इस वजह से आप सबों के बीच यहां पर मैंने इसे रखा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, इस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की जो हम बात कर रहे हैं, ये 18वीं विधानसभा चुनाव है। कौन सी? तो 18वीं है। तो इसमें पूछा गया कि इसके पहले और दूसरे चरण को मिलाकर कुल कितने प्रतिशत का मतदान दर्ज किया गया है। और ऐसे में यहां पर ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहां पर ये होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 66.91%। अब यहां पर ये प्रश्न को शामिल करने के पीछे रीजन यही है कि ये एक रिकॉर्ड स्थापित हुआ है बिहार में। जो पहली बार विधानसभा चुनाव 1952 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है 51-52 में हुई थी, और उसके बाद से मतदान का जो प्रतिशत है वो बहुत अधिक है। इस चीज को ध्यान रखिए, इतना रिकॉर्ड एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कायम हुआ है। तो यहां पर विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। हालांकि इस चुनाव को लेकर कई जानकारी हम आपको विस्तार से दे चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां पर ध्यान रखिए कि 18वीं विधानसभा का जो चुनाव है ये 2 चरणों में हुआ, मतलब मतदान 2 चरणों में संपन्न हुआ। 6 नवंबर 2025 को 121 विधानसभा सीटों पर, जहां पर मतदान का प्रतिशत ये रहा। कई स्रोत को खंगालने के बाद पिछले क्लास में हमने जो जानकारी आपको दिया था, वहां से अगर इस डेटा को आप मैच कर रहे होंगे तो मैच नहीं कर रहा होगा। लेकिन बहुत सोचने समझने और बहुत जगहों पर देखने के बाद फाइनली ये हमें देखने को मिला कि ये एग्जैक्ट सही डेटा है जो पहले विधानसभा चुनाव में मतदान हुआ है। ये भी बहुत अधिक है। लेकिन उसके बाद हम बात करें तो 11 नवंबर को जो दूसरा चरण का मतदान हुआ 122 सीटों पर, यहां पर तो रिकॉर्ड स्थापित हो गया एक तरह से। और परसेंटेज वाइज देखें, जो मीडिया में कही जा रही है या फिर जो आधिकारिक डेटा निकल कर आई है, वही सारी चीजें हैं। ये जो है एग्जैक्ट 66.91% या फिर 66.9%, ये दोनों चरणों का मिला के औसतन अगर हम देखें तो ये मतलब मतदान मतलब रहा है। परसेंटेज मतलब औसतन आप बोल लीजिए प्रतिशत में। अब यहां पर देखिए, राज्य के इतिहास में ये अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। इस बात को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। मतलब औसत की जो हम बात कर रहे हैं, दोनों चरणों को मिलाकर बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 66.91%। तो आजादी के बाद यह पहली बार है जब इतना मतदान बिहार में हुआ है। इससे पहले जो
243 सीटों पे वर्ष 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, 19वीं नहीं बल्कि 17वीं विधानसभा चुनाव, यहाँ पर आपको ध्यान रखना महज 57.29% मतदान हुआ था। बहुत कम है इसके कंपेरिजन में। अब यहाँ पर एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है की तुलना करेंगे तो 9.6% का मतलब यहाँ पर आपको मतलब वृद्धि देखने को मिलेगा, मतलब ज्यादा मतदान यहाँ पर हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखिए। साथ ही यहाँ पर एक विशेष डेटा निकलकर सामने आ जाती है और ये आपको चौंका सकता है। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, उनकी भी हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे ताकि आपके दिमाग में ये बात रहे। देखिए, चुनाव आयोग के अनुसार विधानसभा चुनाव 2025 में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। जीविका दीदियों को लेकर जो घोषणाएं हुई, 10,000 की जो राशि महिलाओं को दिया गया प्रत्येक परिवार को, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत सारा प्रयास किया गया, विवाह मंडप को लेकर पंचायत स्तर पर घोषणाएं की गई, बहुत सारी चीजें, और आरक्षण दिया गया। ये तमाम चीजें मतलब इसमें एक प्रकार से आप बोल सकते हैं ये आधार बना इसको मतलब इसमें इजाफा होने का, आप ये बोल सकते हैं। तो कई पैमाने में ये चीज़ों को मतलब ये समझ में हमें आती है कि इसी का एक प्रकार से ये परिणाम है कि चुनाव या फिर चुनाव में जो मतदान हुई है वो पहले की तुलना में बहुत अधिक हुई है। और चौंकाने वाला डेटा यह है कि महिलाओं ने कहीं अधिक वोटिंग किया है। तो इन तमाम बिंदुओं को ध्यान रखिएगा और ये पूरा क्रेडिट मैं समझता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बहुत सारे लोग इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे, लेकिन अगर मेरे अनुसार आप देखेंगे तो अभी चुनावी वर्ष में अभी रिसेंटली कुछ महीनों में जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई नीतीश सरकार के द्वारा, जो कैबिनेट के द्वारा हुई, वो तमाम चीजें मतलब इसको लेकर आप ऐसा मतलब यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, मतलब उसी का परिणाम है। मतलब बेसिकली यही सारी बातें हैं। चलिए, अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये जानकारी तो हम दे ही रहे थे। आपको एक सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बहुमत के लिए किसी भी राजनीतिक दल को या फिर गठबंधन को कितनी सीटों पर जीत अनिवार्य है, 122 या फिर उससे अधिक। यहाँ पर देख लीजिए, और चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में इस समय इतने वोटर हैं 7.43 करोड़। और इस समय की अगर हम बात करें, 17वीं विधानसभा का जो कार्यकाल अभी चल रहा है ये 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। इस तिथि से पहले नई सरकार अस्तित्व में लगभग आप समझिए कि आ जाएगी, मतलब शपथ ग्रहण भी हो जाएगा संभवतः। इस बात को ध्यान रखें, ऐसा प्रावधान भी है संविधान में। और बिहार में पहली विधानसभा चुनाव 1952-51 आप बोल सकते हैं 51-52 में हुई थी और यह स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव था। इस बात को ध्यान रखिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुमत मिली थी। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। इसके अतिरिक्त भी कई सारी जानकारी हमने आपको दिया है, लेकिन फिलहाल उसकी जानकारी हम दोबारा से यहाँ पर आपको नहीं देंगे, समय लग जाएगा ज़्यादा, क्योंकि हम ऑलरेडी पिछले ही क्लास में इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर 2020 को बिहार से अलग हुए झारखंड राज्य की पहली महिला कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हाल ही में कौन बनी है? अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राइट आंसर है तदासा मिश्रा। अब समझने वाली ध्यान देने वाली बात यह है कि झारखंड की स्थापना के बाद, या फिर आप यूं बोल सकते हैं कि झारखंड के इतिहास में पहली बार है जब इस पद पर कोई महिला पहुंची है या फिर यहां पर नियुक्त हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और राइट आंसर है तदासा मिश्रा। अब यहां पर इनको समझिए, देखिए तस्वीर में आप इन्हें देख रहे हैं, 1994 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी हैं। तस्वीर में इन्हें आप देख रहे हैं। अब यहां से जो ध्यान रखने वाली बात है, अभी हाल ही में इन्हें झारखंड के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मतलब यहां पर जो अगर हम बात करें कार्यवाहक रूप से या फिर अतिरिक्त रूप से आप बोल सकते हैं भूमिका इन्हें मिली है। कार्यवाहक डीजीपी या फिर कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक, इसको ध्यान रखिए। और अभी हाल ही में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी हाल ही में जो मौजूदा डीजीपी थे अनुराग गुप्ता, इन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसके पश्चात ये नियुक्ति हुई है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसी संदर्भ में आपको बता दें कि 15 नवंबर 2000 को जब राज्य की स्थापना हुई थी तो तदासा मिश्रा झारखंड की, मतलब तब से आपको ध्यान रखना है ये पहली महिला डीजीपी। अभी तो यही हम चर्चा कर रहे थे, तो इसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा है। इससे पहले गृह विभाग की विशेष सचिव के पद में भी उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, मतलब इनसे पहले यहाँ पर इस पद पर थी। अब झारखंड की चूंकि बात हो रही है तो झारखंड को लेकर अभी हम जानकारी आपको देंगे। अभी चौथा सैफ चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो झारखंड में ही आयोजित हुआ।
ये चारों संस्करण का जो विजेता बना वो भारत बना है। अभी 2 से 4 क्लास पहले ही इसकी चर्चा हमने विस्तार में आपके साथ किया था, आपको याद होगी सारी चीजें। देखिए, भारत के पूर्वी भाग में स्थित है झारखंड, जिसे कि वनों की भूमि कहा जाता है। अच्छा, एक और सरांडा वन अभी खबरों में रहा है, जो कि निर्देश आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वो चीजें हमने आपको पढ़ाया पिछले ही क्लास में, और वो झारखंड से ही संबंधित है। तो झारखंड की जो बात हो रही, वनों की भूमि कहा जा रहा है, और ये भारत का 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था 15 नवंबर 2000 को, जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था। 44% क्षेत्रफल के साथ झारखंड अस्तित्व में आया था, और पहले मुख्यमंत्री यहाँ के बने थे बाबूलाल मरांडी। ये तमाम बातों को ध्यान रखिए। 15 नवंबर 2000 को बंटवारा हुआ था, फलस्वरूप 28वें राज्य के रूप में झारखंड अस्तित्व में आया था। झारखंड की चौहद्दी को लेकर आप ध्यान रखेंगे, यानी कि सीमाओं की बात करें तो उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है। अगर बिहार की सीमाओं की बात करें तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ये बिहार की सीमाएं हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर कई और बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां पर झारखंड की स्थापना तो आप समझ चुके हैं 15 नवंबर 2000 को, मतलब यहां पर ज्यादा दिन नहीं हुआ है। 2025 चल रही है, तो मान लीजिए 25 साल मतलब हुई है। लेकिन बिहार से जब अलग हुआ है, तो बिहार की स्थापना भी इंपॉर्टेंट है। बिहार एक राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ये झारखंड तो 28वें राज्य के रूप में। अच्छा, इसको लेकर भी कई जानकारी अभी हम आपको देंगे। तो बिहार को लेकर ये ध्यान रखिए, 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। अच्छा, ये झारखंड का मैप है। अब आइए यहाँ पर कुछ चीजों को और हम देखते हैं। अच्छा, उसकी चर्चा हम करें उससे पहले, चूंकि यहाँ महानिदेशक की बात हो रही है, तो एक जानकारी हम आपको यहाँ पर देना चाहेंगे, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी आपको पहले पढ़ाया है। एक लाइन में बस इतना ध्यान रखिए, खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, और वे मिस्र के रहने वाले हैं, और साथ ही वे मिस्र के पूर्व पर्यटन और पुरावशेष मंत्री हैं। नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। एक प्रश्न के रूप में इसको जरूर ध्यान रखिए, ऑलरेडी हालांकि ये हमने आपको पढ़ा दिया है। अब आइए वापस टॉपिक पर हम आते हैं, जो एक्चुअली हम चर्चा कर रहे थे। अब यहां पर जो 28 राज्य को लेकर हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, यहां पर एक छोटी सी जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कई बार अगर यहां से प्रश्न बना तो कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे, और वो सवाल हो सकता है कि गलत हो जाए। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। अच्छा, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बच्चा बच्चा जानता है, इस बात को आप लोग भी समझ रहे हैं। अब यहां पर देखिए, वही चीजें हमने लिखा कि वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश में से दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, साथ साथ दादरा और नगर हवेली, इसी में आपको ध्यान रखना दमन और दीव। हालांकि ये 2020 से पहले ये दोनों अलग थे, लेकिन अब इसका विलय 2020 में हुआ है। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है, इसी वाले पॉइंट में, कि 2019 से पहले या फिर 2019 तक ये ध्यान रखिए, भारत में 29 राज्य हुआ करते थे। कितने? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। 2019 की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर समझिए, 29 राज्य में से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2019 में यहां पर जो खास करके 370 के प्रावधान को समाप्त किया गया था, फलस्वरूप यहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश इसे बनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश जब बन गया तो भारत में एक राज्य कम हो गया, यानी कि यहां पर आप ये ध्यान रखिए कि 29 राज्य से मतलब राज्यों की संख्या घटकर हो गई 28 हो गई। इतना क्लियर है। लेकिन यहां पर 28 जब राज्य हुए, तो यहां पर जब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना तो 7 और 2 9 हो गया, यानी कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अगले ही वर्ष आपको ये ध्यान रखना है कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय हो गया 2020 में। तो इसके बाद मतलब ये 2 मिलकर 1 हो गया। तो अब यहां पर आपको यह समझ में आता है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इस समय की मौजूदा स्थिति यही कहती है। इसको आई होप अच्छी तरीके से आप समझ चुके हैं। यहां पर मुझे नहीं लगता कि दोबारा ये बतलाने की आपको जरूरत है, मुझे लगता है कि आप समझ चुके हैं। लेकिन यहां पर केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, तो 2 अपडेट हम आपको देंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला यह है कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये अभी हाल ही में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप या फिर जिला बनकर उभरा है। साथ साथ यहां पर यह ध्यान रखिए कि 24 जून 2024 को लद्दाख जो है ये पहला पूर्ण साक्षर
केंद्र शासित प्रदेश बना। उल्लास कार्यक्रम के तहत ये उपलब्धि यहाँ पर दर्ज हुई है। मतलब वैसे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जहां पर साक्षरता 95% को पार कर चुकी है, उसे पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो ये तमाम बिंदुओं को ध्यान रखिए, ऑलरेडी हम ये चीजें आपको पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पर चूंकि बिहार की बात हम लोग कर ही रहे थे, तो एक नज़र थोड़ा सा समय निकाल के इसको देख लेते हैं कि जो बिहार 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था 22 मार्च 1912 को, तो ऐसे में इसकी स्थापना का 113 वर्ष पूरा हो चुका है। इस वर्ष 2025 में हम लोग 113वां बिहार दिवस सेलिब्रेट किए हैं, और इस अवसर पर जो बिहार दिवस की थीम थी 2025 में, उन्नत बिहार विकसित बिहार थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं उन्नत बिहार विकसित बिहार। चूंकि 2024 में कोई भी राजकीय त्योहार, त्योहार तो नहीं बोल सकते, एक उत्सव के रूप में जो राज्य सरकार मतलब स्थापना दिवस को मनाती है, वो आयोजन नहीं हुआ था। शायद हो सकता है लोकसभा चुनाव इसका एक प्रकार से कारण रहा होगा, मतलब इस तरह का आयोजन कहीं नहीं हुआ, तो हमें बिहार दिवस की कोई थीम देखने को नहीं मिलती है। तो इस चीज को, इस कंडीशन को ध्यान रखिए, इसलिए हमने लिखा कोई थीम नहीं। बाकी यहाँ पर 2023 का युवा शक्ति बिहार की प्रगति, 2022 का 110वां का जल जीवन हरियाली, ये तमाम चीजें आपको एकदम याद रहनी चाहिए। शताब्दी बिहार दिवस जो मनाया गया था वो 2012 में मनाया गया था। एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर बिहार दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, बिहार दिवस मनाने की शुरुआत उसी वर्ष हुई थी जिस वर्ष विश्व गोरैया दिवस मनाने की शुरुआत हुई, तो वो वर्ष है 2010। तो 2010 से मनाने की शुरुआत हुई। प्रशासनिक संरचना के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो भारत के 12वें राज्य के रूप में बिहार की स्थापना बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर हुई थी। अब यहाँ पर बिहार में 9 डिवीजन है, यानी कि 9 प्रमंडल है। इसके अंतर्गत जिलों की संख्या 38 है, और सबसे नवीनतम जिला बिहार का है अरवल। और ये तमाम बिंदुएं यहाँ पर आपको दिख रही है। एक छोटा छोटा पॉइंट आपसे अगर पूछ लिया जाए, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो बड़ा अफसोस होगा, और ये चीजें मेरे ख्याल से आपको हर हाल में याद रहनी चाहिए। 38 जिले हैं, 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड है, 8,397 पंचायत है, और 45,103 जो है वो राजस्व ग्राम है। ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिहार दिवस को लेकर जो अब तक विभिन्न एग्जाम में प्रश्न बने हैं, केवल इतना ही नहीं, बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, और उनमें से कुछ को यहाँ पर जो रिसेंटली आयोजित एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपके बीच हमने रखा है। आप लोग देखना चाहेंगे कि प्रश्न कौन कौन सा है? चलिए थोड़ा सा समय निकाल के इसको देख लीजिए। देखिए बिहार की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को। और उधर देखते जाइए कौन से एग्जाम में पूछा गया है। अगला यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो ये प्रश्न यहां पर यह है कि बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था? 22 मार्च 1912 को। बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च को। 1912 में बिहार किन क्षेत्रों को मिलकर बना था? तो बिहार, उड़ीसा और झारखंड। बेसिकली आप बिहार और उड़ीसा बोल सकते हैं, झारखंड तो बाद में अस्तित्व में आता है, लेकिन विकल्पों के आधार पर यहां पर इसका आंसर ये तीनों हो जाएगा, मतलब उस आधार पर चयन करना है। अगला है कि बिहार का गठन किसके शासन काल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बिहार को अलग घोषित करने की घोषणा कहां हुई थी? दिल्ली दरबार में। 1912 में बिहार की राजधानी क्या थी? तो पटना। फिर अगला है बिहार का पहला गवर्नर कौन था? सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट। अगला है बिहार से अलग कर झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट है बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत झारखंड राज्य का जो गठन था वो कब हुआ? मतलब देखिए प्रश्न लगभग वही है, ऐसा ऐसा घुमा के पूछा गया है, मतलब ज्यादा पॉइंट नहीं है, लेकिन पूछने की जो शैली है वो एक अलग तरीके की यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एक छोटा छोटा पॉइंट आपको एक अंक दिला सकता है। तो ये तमाम चीजों को ध्यान रखिए। ये हूबहू बोर्ड पीडीएफ आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं अगले प्रश्न पे। अभी जो आपके सामने अब जो प्रश्न आएंगे इसमें आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न बहुत अधिक है। एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जो मंथली ई बुक हमारा आता है। यहाँ पर बहुत ऐसे सवाल हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो अभी लगभग हम लोग 20 से अधिक प्रश्नों को और देखेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अति महत्वपूर्ण है, मतलब बोल सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। पहले आप देखिए, उसके बाद समझ में आपको आएगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ल्यूकेमिया और लिम्फोमा
मतलब ये दो बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। मतलब ऐसी बीमारियों को लेकर या फिर उसका उपचार हेतु भारत की पहली स्वदेशी CAR टी सेल थेरेपी मतलब जो है लॉन्च की है। अब इस क्रांतिकारी उपचार का या फिर थेरेपी का नाम क्या है? बेसिकली यहाँ पर अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है नेक्स CAR-19। नेक्स्ट कार 19 आप बोल सकते हैं। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बेसिकली ये जो ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसी बीमारी है उसके उपचार को लेकर, उसके उन्मूलन भी बोल सकते हैं आप, उन्मूलन होता है उसको समाप्त करना, ठीक है। तो इसको लेकर इस तरह की थेरेपी लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न आपके बीच रहेगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपको बता दें कि यह महिला रहने वाली है बेसिकली संयुक्त अरब अमीरात की, यानी कि यूए की। नाम इनका है शेखा नासिर अल नोवेस। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की ये पहली महिला महासचिव बनी है इस पद पर पहुंचने वाली, और ये इनके लिए तो गर्व की बात है ही, साथ ही यूए के दृष्टिकोण से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आप सभी के लिए है, क्योंकि ये तमाम चीजें एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है इंटरपोल से संबंधित। देखिए हाल ही में इंटरपोल द्वारा प्रतिष्ठित इंटरपोल मेडल से सम्मानित शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा किस देश के आंतरिक मामलों के मंत्री हैं? इनका नाम देखिए कितना बड़ा है, शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा। मतलब किस देश के आंतरिक मामलों के मंत्री हैं जिन्हें अभी हाल ही में इंटरपोल मेडल से सम्मानित किया गया है? अब इसका जो राइट आंसर यहां पर है यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि बहरीन के। अब यहां पर जो इंटरपोल की बात हुई है, इंटरपोल को लेकर कई चर्चाएं हम कर चुके हैं, लेकिन यहां पर इंटरपोल को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है इसको लेकर एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। कुछ समय पहले इंटरपोल की ये जानकारी खबरों में थी, कुछ देशों को लेकर कुछ अलर्ट जारी किया गया था, कुछ नोटिस जारी किया गया था। अब यहां पर उसी को हम समझते हैं और मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक नज़र इसको देख लीजिएगा। ये जानकारी हमने पहले आपको दिया हुआ है। देखिए इंटरपोल द्वारा रंग आधारित नोटिस प्रणाली की जो शुरुआत है 1946 में हुई थी, जिसमें शुरुआत में 6 रंग आधारित नोटिस जिसमें कि लाल, नीला, हरा, पीला, काला और बैगनी शामिल था। 2004 में 7वां रंग जुड़ा नारंगी, फिर 2025 में एक नया रंग सिल्वर को ऐड किया गया है। तो 2025 में जो नया रंग इसमें जो नोटिस कैटेगरी में शामिल हुआ है ये सिल्वर है। अब इनको समझिएगा, और इसी वजह से खबरों में था। अब इनको थोड़ा समझिएगा कि ये क्या क्या मतलब इंगित करता है, क्या प्रदर्शित करता है। जैसे रेड नोटिस की अगर हम बात करें भगोड़े अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए, जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। चलिए मैं उदाहरण नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर बेसिकली आपको समझा रहा हूँ। कोई एक्स नाम का आदमी है, वो आपराधिक प्रवृत्ति का और वो भाग गया है देश छोड़कर, तो उसको लेकर मतलब यहाँ पर रेड नोटिस जारी किया जा सकता है, मतलब करती है। तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद येलो नोटिस है, ब्लू नोटिस है, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज, पर्पल। अभी जो रिसेंटली सिल्वर नोटिस आया है ये आपराधिक संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये खास करके सिल्वर नोटिस को जरूर ध्यान रखिए, 2025 को लेकर ही मतलब ये शुरुआत इसकी हुई है अभी से। तो ये जानकारी हमें यहां पर इंपॉर्टेंट लगा, वो आपके बीच हमने रखा है। अब यहां पर हम आते हैं अगले प्रश्न पे। ये तो हो गया। अब यहां पर अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी, जो कि बेसिकली 21 वर्ष के हैं और ये तमिलनाडु के हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं 21 वर्ष के ये शतरंज खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु के हैं, और इन्होंने अपने असाधारण प्रदर्शन के बल पर भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बनने की जो उपलब्धि है वो प्राप्त की है। 51वां नंबर का जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन बना है? और हमने पिछले क्लास में जो लाइव क्लास हुआ था जहां पर वीकली हमने मतलब प्रश्नों का आपको रिवीजन करवाया था, वहां पर आपको मैंने क्या बोला था कि सबसे अधिक जो ग्रैंड मास्टर बढ़ रहा है, मतलब इस सूची में जो इजाफा हो रहा है सबसे अधिक इस समय जो ग्रोथ रेट है वो बिहार नहीं बल्कि भारत में अधिक है। बिहार से तो एक भी ग्रैंड मास्टर नहीं मतलब निकला है, या फिर बिहार को एक भी ग्रैंड मास्टर नहीं मिला है। चूंकि इसकी अभी जबान पे आ गया तो ये चर्चाएं हमने कर लिया। अभी यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है तमिलनाडु के राहुल VS हैं। ये चीज़ों को ध्यान रखिए। लेकिन बिहार को लेकर एक बात जरूर मालूम आपको होनी चाहिए, मुजफ्फरपुर की जो मरियम फातिमा है
बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है, वो अभी हम आपको दिखलाएंगे, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 2 नवंबर को तमिलनाडु के ही 16 वर्षीय इलम पर्थी AR, जो इन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 90 में ग्रैंड मास्टर बने थे। ये ध्यान रखिए, 2 नवंबर को ही, अभी 51वां बना है। इनका नाम क्या था, अभी ध्यान रखिए, राहुल VS। अब एक चीज और, चूंकि यहाँ पर शतरंज की बात हो रही है, अभी ये सूची हम ग्रैंड मास्टर को लेकर आपको पूरा दिखला देंगे, लेकिन शतरंज की बात हो रही है तो शतरंज की जो एक सर्वोच्च संस्था है वो फीडे है। फीडे की तरफ से एक बात ये ध्यान रखिए कि फीडे यानी कि शतरंज जो महासंघ है, 2025 विश्व शतरंज कप के लिए जो कप है, इसका नाम जो है वो विश्वनाथन आनंद के सम्मान में विश्वनाथन आनंद कप रखा है। और विश्वनाथन आनंद कौन थे, 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे, महज 18 साल की उम्र में, और बेसिकली ये भी तमिलनाडु के ही रहने वाले हैं। तो ये जरूर ध्यान रख लीजिए, विश्वनाथन आनंद कप ये रखा गया है। अब ये सूची है ग्रैंड मास्टर की, 90 तक तो हमने आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया है। राहुल VS भी आप यहाँ पर लोग अपडेट कर लीजिए, राहुल VS यही तो है ना। तो ये 51वें में अब यहाँ पर 51वां में आप यहाँ पर मतलब इसको शामिल कर सकते हैं। हाँ, मरियम फातिमा की बात कर रहे थे, तो बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर है। कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और ये रहने वाली है बिहार के मुजफ्फरपुर की। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2025, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस सूची के अनुसार भारत में सर्वाधिक दान देने वाले व्यक्ति या फिर परिवार के रूप में किनका जो नाम है वो शीर्ष पर है। और ये रिपोर्ट है हुरून इंडिया की, जो परोपकार को लेकर जो मतलब एक प्रकार से सूची जारी किया गया है, कौन से व्यक्ति कौन से परिवार मतलब ज्यादा दान किया है राशि, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो किसी फाउंडेशन के माध्यम से, या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में। बेसिकली यही चर्चाएं हैं। परोपकार में जो खर्च हुआ है, इसमें शिव नादर और परिवार जो परिवार है, ये लगातार चौथी बार, ये चौथा टाइम है, चौथी बार है जब शीर्ष स्थान पर रहा है। मतलब ये पहले स्थान पर है चौथी बार, 4th टाइम। मुकेश अंबानी इसमें दूसरे स्थान पर है, मतलब मुकेश अंबानी, और तीसरे स्थान पर है बजाज परिवार। तो ये टॉप 3 में है, और चौथे पर ये भी आप लोग ध्यान रखिए, कुमार मंगलम बिरला व परिवार। तो ये टॉप 4 की जो सूची है हमने विकल्पों में ही डाल दिया है, ताकि आपको याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाए। और ये रिपोर्ट है हुरून इंडिया की। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, टाइम आउट पत्रिका, टाइम आउट पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया। ध्यान रखिए, इस तरह के प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और ये टाइम आउट की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में बेसिकली भारत को लेकर कहा गया है, भारत का ही वो शहर है जो इसमें सबसे खुशहाल आया है। जो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, यानी कि मुंबई, उसे कहा गया सबसे खुशहाल शहर। यानी कि इस सूची में भारत का मुंबई जो है वो पहले स्थान पर है, चाइना का जो बीजिंग शहर है वो दूसरे स्थान पर है, और चाइना का जो संघाई है वो तीसरे स्थान पर है, और इसी सूची में थाईलैंड का चियांग माई जो है ये चौथे स्थान पर है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ये टाइम आउट पत्रिका के आधार पर सबसे खुशहाल शहर एशिया में, यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी है एशिया में, ये एशिया को जरूर ध्यान रखिए, भूलना नहीं है ना तो फिर अर्थ बदल जाएगा। तो एशिया में सबसे अधिक खुशहाल भारत का मुंबई को कहा गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में पंजाब सीमा पुलिस बल की बहादुर ट्रैकर डॉग, इस डॉग का नाम क्या है जिन्हें अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय K9 ब्रेवरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इस डॉग का नाम पूछा गया है। कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, और वैसे भी यहाँ पर बेसिकली जिस कार्य को लेकर मतलब उन्हें स्क्वाड में शामिल किया जाता है, उनका तो एक अलग ही प्रकार से मतलब आप बोल सकते हैं, उनके बारे में जब आप चीज़ों को देखेंगे समझेंगे, एक अलग ही ट्रीटमेंट उन्हें मिलता है। तो बेसिकली उनकी सेवा भावना को लेकर या फिर जो उनका कार्य है इसी को लेकर ये सम्मान अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय K9 ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इस डॉग का नाम है बबीता, जो कि आपको ध्यान रखना है, जो पंजाब सीमा सुरक्षा बल है इसी मतलब खास करके इसमें बेड़े में शामिल, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं स्क्वाड में शामिल है। तो मतलब यहाँ पर इन बातों को ध्यान रखिए, नाम क्या है तो बबीता है। चलिए BSF की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। अगला प्रश्न यहाँ पर है, जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने हेतु आयोजित वाटर शेड महोत्सव पर आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ है। वाटर शेड महोत्सव, एक चीज और ध्यान रखिएगा, 6
राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, उसकी जानकारी कल हम आपको देंगे। मतलब वहां पर जो पुरस्कारों की बात हो रही है वो काफी इंपॉर्टेंट है। छठा संस्करण 2024 को लेकर ये रिपोर्ट आया है, मतलब अभी उसकी जानकारी हम कल देंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें, वाटरशेड महोत्सव पर आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ये अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है। वो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन यानी कि यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशियन कंट्री में यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाला पहला देश है बांग्लादेश। विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए वर्ष 2025 का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस भारतीय कंपनी को प्रदान किया गया है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड अभी हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जो भारतीय कंपनी है, आपको ध्यान रखना है, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड, इसे अभी हाल ही में प्रदान किया गया है, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड। तो विकल्प नंबर ए करेक्ट है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रसिद्ध भारतीय भौतिक विज्ञानी, काफी इंपॉर्टेंट है, और नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्हें 2000 नहीं बल्कि 1930 में नोबेल मिला था, सर सीवी रमन, इनकी 7 नवंबर 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई है जिनके नाम पर रेमन इफेक्ट या फिर रमन प्रभाव प्रसिद्ध है? बेसिकली इन्हीं के लिए इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, वर्ष 1930 में। और यहां पर आपको ध्यान रखना 7 नवंबर 2025 को इनकी 137वीं एक प्रकार से आप बोल सकते हैं जयंती मनाई गई है। तो विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सर सीवी रमन। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, क्वाड देश जिनमें कि देशों की बात करें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मालाबार युद्धाभ्यास 2025 की शुरुआत जो अभी हाल ही में हुई है 10 नवंबर 2025 से, ये बेसिकली कहां पर हुई है? तो एक जगह है गुआम, और बेसिकली प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो ये सुदूर प्रांत जो गुआम है ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से अमेरिका के अधीन है, और यहीं पर यह मलाबार युद्धाभ्यास जो है ये क्वाड देशों के बीच 10 नवंबर से शुरू हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहां से निकल कर आएगी तो वो आपको हम अवश्य देंगे। फिलहाल इतनी बातें यहां पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, क्वाड देशों को लेकर जो जानकारी है उसे ध्यान रखिए, आप लोग आई होप जानते भी होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, 64 वर्ष की आयु में निधन हुए अंद्रे श्री जो कि आंध्र प्रदेश के थे, किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध हस्ती थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में समाज में गहरी छाप छोड़ी है? बेसिकली कोई अगर महान हस्ती का निधन होता है तो इस तरह के पैटर्न वाले प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। इसी आधार पर यह प्रश्न है, बेसिकली उनका कार्य क्षेत्र पूछा गया है जिस वजह से इन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली थी। तो वे एक कवि थे। विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वे एक कवि थे। अगला प्रश्न है कि तंबाकू की लत से आने वाली पीढ़ियों को बचाने के उद्देश्य से पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? और यहां पर कई ऐसे प्रावधान है, और बेसिकली मूल बात यही है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसे तंबाकू मतलब एक प्रकार से आप बोलिए को दिखे ही नहीं, उनसे उनकी पहुंच को दूर रखा जाए। इस तरह की जानकारी हमने न्यूजीलैंड को लेकर भी आपको दिया था। तो इसी दिशा में एक पहल है, और ऐसे में पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश अभी बना है मालदीव। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। न्यूजीलैंड को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, न्यूजीलैंड को लेकर भी आई थिंक 2-2.5 साल पहले ये चीजें हमने पढ़ाया था, 2-2.5 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, मुझे याद है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पे हर वर्ष कौन सा दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मतलब कौन सा दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राइट जो आंसर है वो है विकल्प नंबर बी, 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, और उसी दिन क्या है, मेरा जन्मदिन है, आप लोग जानते भी होंगे बहुत लोग, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर।
ठीक है, इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक सवाल और भी है यहाँ पर इसी से संबंधित, जो हम जयंती की बात कर रहे हैं भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की, तो ऐसे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ये रखना है ध्यान, कि पूछा क्या गया है कि मतलब कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 137वीं जयंती मनाई गई है। अभी सीबी रमन की बात हम लोग कर रहे थे, 1930 में जो रेमन इफेक्ट के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला भौतिकी का, उनका भी 137वीं जयंती मनाई गई, उनकी भी। तो यहाँ पर इस संदर्भ में भी चीजों को ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? आते हैं अगले प्रश्न पे, ये ध्यान दीजिए। ये प्रश्न 20वां नंबर है। मीनू टेमान तृतीय, यहाँ पर यही तो है, मीनू टेमान तृतीय, मतलब इस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन है, मे बी मैं एक साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन यही ध्यान रखिए, मीनू टेमान तृतीय नामक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो वैश्विक रणनीतिक रक्षा का एक प्रमुख हिस्सा मानी जा रही है, अभी हाल ही में ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है किस देश द्वारा अभी हाल ही में विकसित किया गया है। अभी कुछ दिन पहले हमने, कुछ दिन क्या, अभी 2-3 दिन पहले हमने एक जानकारी आपको दिया था कि दक्षिण दक्षिण नहीं बल्कि उत्तरी कोरिया ने, किम जोंग वाले उत्तरी कोरिया, उन्होंने एक ऐसा मिसाइल तैयार किया है, 15,000 उसकी क्षमता है, किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये इंटर कॉन्टिनेंटल, ये भी, इसकी भी क्षमता काफ़ी है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रकार है, और यहाँ पर देखिए तो अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। एक बात और, जो हम उत्तरी कोरिया को लेकर बात कर रहे थे, तो वो सॉलिड फ्यूल पर आधारित था, मतलब सॉलिड ईंधन पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत श्रेणी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन है, जिन्होंने मिस्र की राजधानी काहिरा में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित हुआ था। और यहां पर देखिए, कोई भी खिलाड़ी कोई पदक जीतता है, वो तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होता ही है, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चैंपियनशिप में, ISSF जो विश्व चैंपियनशिप होता है, इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में पदक जीता, चाहे कोई भी पदक हो, ऐसा करने वाले व्यक्तिगत कैटेगरी में यानी कि सिंगल्स में, ये आपको ध्यान रखना, पहले निशानेबाज बने हैं। नाम है सम्राट राणा। विकल्प नंबर ए यहां पर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निधन हुए नोबेल पुरस्कार विजेता, नाम आपको ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स वॉटसन, ये किस महत्वपूर्ण जैविक खोज के लिए नोबेल से सम्मानित किए गए थे, जिसने आधुनिक अनुवांशिकी की नींव रखी थी। बेसिकली अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, और इस प्रश्न को शामिल करने का एक और रीजन है कि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अभी हो चुकी है, 10 दिसंबर को पुरस्कार दिया जाएगा, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, अभी इसी दौरान इनका निधन हो चुका है। तो ऐसे में ध्यान आपको रखना है कि डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब बात जो हम कर रहे हैं, बेसिकली यहां पर इतना ध्यान रखिए, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2025 को हर हाल में याद रखिएगा, क्योंकि 2024 को लेकर जो शांति का नोबेल पुरस्कार था, वो जापानी संगठन निहोन हिंडांक्यो को दिया गया था। ऑलरेडी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अभी इसको देख लीजिए, 2025 वाले को, 2025 का कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर दिख रहा है, आप लोग जानते भी हैं। और हमने आपको एक बात ये भी बोला है कि जो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिलता है, उनमें अगर हम शांति को छोड़ दें, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। रिमेनिंग 5 जो क्षेत्र है, उसका जो पुरस्कार है वो 10 दिसंबर को ही स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। वो चीजें यहाँ पर ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। अब भारत के संदर्भ में जो 9 महान हस्ती को नोबेल पुरस्कार मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर अभिजीत बैनर्जी तक। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था, और भारत को पिछली बार जो नोबेल पुरस्कार मिला अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के लिए, आप इन्हें यहां पर देख सकते हैं, वो वर्ष था 2019, उसके बाद नहीं मिला है। तो कुल 9 महान हस्ती जो भारत से बेसिकली संबंधित थे, उन्हें मिला है। 2024 का नोबेल पुरस्कार को लेकर तमाम बिंदु आपके बीच रखा गया है, और ये वाला पूछा गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिंडांक्यो को दिया गया। ये तमाम बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे, बिल्कुल रखना पड़ेगा अगर आप एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। और जो हमारा अथक प्रयास है आप सबों को सफलता दिलाने की दिशा में, इस दिशा में एक और चीज आपको करना है। अगर आप मुख्य परीक्षा को एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो बीपीएससी मेंस करंट अफेयर्स का एक गोल्ड कोर्स है। इसमें प्रीलिम्स का जो मटेरियल है वो अतिरिक्त रूप में आपको मिलता है, उसके लिए अलग से फी देने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो मेंस का जो मटेरियल है, जो करंट अफेयर्स का है, वो तो आपको मिल ही रहा है, अतिरिक्त रूप में आपको प्रीलिम्स का भी मिल जाएगा,
जो कि आपको सारे एग्जाम में हेल्प करेगा। तो कई सारे लोग यहाँ पर इसे ज्वाइन किए हैं, ये नया नया ही लॉन्च हुआ है और इसे आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में आनुवंशिक विकारों से निपटने हेतु पहली बार जनजातीय जीनोम परियोजना, यानी कि यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट की, ये किस राज्य में प्रारंभ की गई है या फिर लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। ये अभी गुजरात में शुरू हुआ है, विकल्प नंबर सी। और एक प्रश्न यहां पर आगे है कि हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन नामक अभियान चलाया गया है। यह अभियान मुख्य रूप से किस राज्य में आयोजित हुआ है? देखिए, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन तो ये राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया है और किस राज्य में चलाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। देख लीजिए, गुजरात है विकल्प नंबर ए में, तो यहां भी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। उसके बाद एक और प्रश्न है कि वैज्ञानिकों के योगदान को वैश्विक स्तर पर मान्यता देने हेतु प्रत्येक वर्ष विश्व विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ये कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको जानना चाहिए कोई भी दिवस कब मनाया जाता है, उसका थीम क्या होता है। बेसिकली इस साल की बात करें तो 10 नवंबर को, विकल्प नंबर सी यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन समाप्त होता है। आप घबराइए नहीं, तमाम जो प्रश्न यहां पर आपको हमने आपके बीच रखा काफी इंपॉर्टेंट है। रही बात, कोई प्रश्न ऐसा है कि विश्लेषण मुझे देना चाहिए था लेकिन समय के अभाव के कारण मैं नहीं दे पाया, कल से चीज़ें रेगुलर रहेगी। हालांकि पीडीएफ में वो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो लोग एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, आप एक बार डाउनलोड कीजिए, चीज़ों को देखिए वहाँ पर किस प्रकार से आपको मिलता है। करेंट अफेयर्स का जो दिमाग का जो आपको टेंशन है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, वो आपका उतर जाएगा। जिम्मेदारी हमारी है, वो चीज़ें हम बेहतर आपको देंगे। हजारों लोग एप्लीकेशन पे हैं, 65 नहीं 56,000 लोग एप्लीकेशन, 56-57 या 60 के आसपास होगा, मैंने चेक नहीं किया है। मतलब लगभग 50,000 से प्लस ही है एप्लीकेशन पे। अभी आपको नहीं दिख रहा है, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बार चर्चा किया था, आई थिंक एक सप्ताह पहले, मैंने वहाँ पर शायद 55 आपको बोला था। अभी तो ये संख्या बढ़ भी गई है। तो इतने लोग एप्लीकेशन पे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको कुछ दिनों में वो देखने को मिलेगा 50 के प्लस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। अगर आपको भी एप्लीकेशन पे मदद मिल रही है, चीज़ों को आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसे प्ले स्टोर पे जाके एक बार रेट जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा और जो भी आपको लगे वहां पर आप बेझक लिखिएगा। और ये रहा आज के इस क्लास का प्रश्न, आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। एडीओ का टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं अभी तक, तो उसे जरूर आप सभी लोग ले लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।